हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वाजपेयी लॉजिकल क्लासेस। दोस्तों, आज हम डीएलएड 4th सेमेस्टर के जो आपके रिसेंटली एग्जाम हुए हैं उनका जो पेपर है उनके सोल्यूशन का वीडियो लेकर आए। इससे पहले हम आपको 2 पेपर्स के सोल्यूशन दे चुके हैं। ये आपका जो तीसरा पेपर है, आपका साइंस का जो पेपर होता है उस पेपर का हम फुल सोल्यूशन लेके आए हैं आपके सामने। तो देखिए, आपका जो साइंस का पेपर होता है वो आपका 25 नंबर का होता है। इसमें आपके पास 5 एमसीक्यू यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 6 अतिलघुत्तरी और 7 लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम सबसे पहले बात करेंगे आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न की यानी कि बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में। आपके पास देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि तृतीय उपभोक्ता है। आपका पहला क्वेश्चन दे रखा है कि तृतीय उपभोक्ता कौन सा है। आपका ऑप्शन दे रखा है नंबर 1 हरे पौधे, नंबर 2 चूहा, नंबर 3 सांप और नंबर 4 बाज। तो देखिए, आपके जो उपभोक्ता होते हैं वो क्या आते हैं, सबसे पहले आते हैं प्राथमिक, फिर द्वितीयक, फिर तृतीयक। तो आपका जो पहला ऑप्शन दे रखा हरे पौधे, तो आपके जो हरे पौधे हैं वो उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आते, वो उत्पादक होते हैं। तो पहला ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपका चूहा। चूहा जो होता है वो आपका प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता होता है, क्योंकि प्राथमिक उपभोक्ता जो वे होते हैं जो उत्पादकों का क्या करते हैं, भक्षण करते हैं। अब हम बात करते हैं सांप की। तो जो आपका सांप होता है वो मेढक को खाता है, यानी कि, और मेढक जो होता है एक प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता होता है। तो आपका जो मेढक है वो भी प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी का होता है, जाके सांप द्वितीय का हुआ। तो हम बात करें चौथे नंबर 4 जो होता है बाज। बाज जो होता है वो होता है आपका तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता यानी तृतीय उपभोक्ता। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है, बाज। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है हमारे पास उपधातु है। उपधातु मतलब क्या होता है, आपके पास देखिए ऑप्शन दे रखे लोहा, सोना, आर्सेनिक और ग्रेफाइट। तो उपधातुओं के बारे में हम जानते हैं कि उपधातु क्या होती, वे धातुएं जो नॉर्मल टेम्परेचर पर तो अधातु की भांति कार्य करती, लेकिन अगर उसमें हम थोड़ा टेम्परेचर या प्रेशर बढ़ा दें तो वो हमारे धातु एज ए मेटल की तरह बिहेव करने लगती है। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं उपधातु। तो देखिए, आपका जो लोहा आता है यानी कि आयरन, वो क्या होता है आपकी प्योर धातु, मेटल होती है। सोना भी मेटल होता है, और ग्रेफाइट जो होती है वो होती है आपकी अधातु। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है आर्सेनिक, ये हो गया आपका अधातु, उपधातु। आपकी उपधातु होती है आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सब आपकी क्या होती है, उपधातु होती है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दे रखा है कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत संबंधित है। क्या है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत संबंधित है किससे। आपका पहला ऑप्शन दे रखा है डार्विन, ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है जीन बैप्टिस्ट लैमार्क, ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है ह्यूगो डी ब्रिज, और ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका दूसरा ऑप्शन सही है। क्या है दूसरा ऑप्शन, जीन बैप्टिस्ट लैमार्क। आपका दूसरा ऑप्शन सही है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया कि नोबेल गैसेस का उदाहरण है। आपका ऑप्शन दे रखे नंबर 1 हाइड्रोजन, नंबर 2 दे रखा ऑक्सीजन, नंबर 3 कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, और ऑप्शन नंबर 4 रेडन। तो देखिए, सबसे पहले क्या बात है कि नोबेल गैसेस किसे कहते हैं। तो नोबेल गैसेस के बारे में हम क्या जानते हैं कि वे गैसेस क्या होती है, नोबेल गैसेस की वे गैसेस जिनका या तो हम ये कह लें कि नोबेल गैसेस को हम कहते हैं अक्रिय गैसेस। क्या कहते हैं, अक्रिय गैस। और अक्रिय गैस क्या होती है, अक्रिय गैस वो होती हैं क्या, ऐसे मतलब जो आपकी आवर्त सारणी होती है, आवर्त सारणी में वो एलिमेंट जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है या जिनके बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंप्लीट होते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, उनको हम कहते हैं अक्रिय तत्व या अक्रिय एलिमेंट। और ये जो आपका आवर्त सारणी होती है उसमें जो सबसे लास्ट वाला आपका जो होता है आवर्त होता, लास्ट वाला वर्ग होता, उसमें आपके सारे के सारे अक्रिय गैसें उसी में पाई जाती हैं। तो उस श्रेणी में जो भी एलिमेंट पाए जाते हैं वो होते हैं आपके अक्रिय गैसेस यानी कि नोबेल गैसेस। तो अगर हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले आपका ऑप्शन दे रखा है इसमें हाइड्रोजन की। तो जो आपका हाइड्रोजन होता है वो आपका सबसे पहला एलिमेंट होता है, पहले वर्ग में पाया जाता है। और हम बात करते हैं ऑक्सीजन, CO2 यानी कि ऑक्सीजन यानी कि O2, CO2, ये तो सारी गैसेस तो हैं लेकिन नोबेल नहीं। नोबेल गैसेस वाला जो ग्रुप होता है उसमें आपकी सबसे पहली गैस होती है हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान
और ये रेडान। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है इसमें, ऑप्शन नंबर 4 रेडान, वो क्या है, वो सही हो जाएगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास दे रखा है कि जनित्र द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण होता है। आपका पहला ऑप्शन दे रखा है विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, दूसरा दे रखा है विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, तीसरा दे रखा है यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, और चौथा दे रखा है रासायनिक ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में। तो जो हमारा जनरेटर होता है यानी कि जनरेटर, इसका उपयोग क्या होता है, तो जनरेटर का हमारा जो उपयोग होता है वो क्या होता है, जनरेटर एक यंत्र होता है, उसमें फ्यूल डाल के उसका उपयोग क्या करते हैं, लाइट बनाने में या लाइट के लिए करते हैं। तो इस हिसाब से हमारा जो तीसरा ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा, क्या, यांत्रिक ऊर्जा से, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में जनरेटर का उपयोग किया जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा का द्वारा विद्युत ऊर्जा में बदलने में इसका काम किया जाता है। अब हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अतिलघुत्तरीय प्रश्न के बारे में। अतिलघुत्तरीय के सेक्शन में आपका जो पहला क्वेश्चन दे रखा है, आपका पहला क्वेश्चन है एड्स किस विषाणु के द्वारा होता है। तो जो हमारी एड्स होती है उसके हमें वायरस का नाम बताना है। सब लोग जानते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, कि एड्स जो होता है वो हमारा होता है HIV वायरस के कारण। कौन सा वायरस होता है, HIV वायरस। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं। हमारा आपका क्या है दूसरा क्वेश्चन की प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं। तो प्राथमिक उपचार के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि नॉर्मल से कि आपातकालीन स्थिति में जो प्रारंभिक सहायता प्रदान की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रारंभिक या प्राथमिक उपचार कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि एक्सीडेंट वगैरह की जो कंडीशंस होते हैं उन कंडीशंस में डॉक्टर के आने के पहले जो भी हम सोल्यूशन देते हैं या जो भी उपचार करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक उपचार कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अयस्क से आप क्या समझते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी हमने अपने वीडियो में पढ़ाया था, मैंने खुद ही केमिस्ट्री का सेक्शन पढ़ाया था, तो वहां पे हमने बहुत अच्छे से बताया था कि वे खनिज जिनके द्वारा धातुओं का निष्कर्षण अधिक मात्रा में तथा कम खर्चे में हो जाता है, ऐसे खनिजों को हम क्या कहेंगे, अयस्क। मतलब जैसे कि आपका एल्यूमिनियम का होता है, बॉक्साइड एक अयस्क होता है, तो उससे जब हम एल्यूमिनियम निकालते हैं कम खर्चे में हमें ज्यादा से ज्यादा प्योर मेटल मिल जाती है, तो ऐसे खनिजों का हम क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। हम कह सकते हैं, हमने एक चीज और बताई थी इसमें कि जो सभी अयस्क होते हैं वो तो खनिज हो सकते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क हो ऐसा जरूरी नहीं। कुछ ऐसे खनिज भी पाए जाते हैं जिनके द्वारा जो धातुओं का निष्कर्षण है वो बहुत महंगा हो जाता है, हमें उतनी धातु नहीं मिलती जितना उसमें खर्चा हो जाता है, तो ऐसे खनिजों को हम अयस्क नहीं कह सकते। अयस्क केवल उन्हीं खनिजों को कहा जाता है जिनमें जो धातुओं का निष्कर्षण और कम खर्चे में ज्यादा मात्रा में हो जाता है। इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास दे रहा है कि रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, उनमें से उनके नाम लिखिए। तो आपकी जो रुधिर कणिकाएं यानी कि रक्त कणिकाएं होती है वो कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। पहली होती है आपकी लाल रुधिर कणिकाएं यानी कि रेड ब्लड सेल RBC, और दूसरी होती है आपकी WBC यानी कि व्हाइट ब्लड और सेल श्वेत रुधिर कणिकाएं। तो ये आपकी क्या आती है, 2 प्रकार की होती है, लाल रुधिर कणिकाएं और श्वेत रुधिर कणिकाएं। अब हम इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए हमारे पास दे रखा है कि समजात अंग किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। हमसे पूछा गया है कि समजात अंग क्या होते हैं और इसका हमसे पूछा गया एक एग्जाम्पल भी। तो देखिए क्या होते हैं समजात अंग, हमने देखिए आपके लिए डेफिनेशन लिख रखी है यहाँ पे कि क्या होते हैं समजात अंग। क्या होता है कि कुछ अंग क्या होते हैं, मूल रचना एवं उद्भव में समान होते हैं। क्या होते हैं, जो कुछ अंग होते हैं हमारे वो क्या होते हैं, मूल रचना और उद्भव में समान होते हैं, किंतु अलग अलग कार्य के लिए अनुकूलित हो जाने के कारण असमान दिखाई देते हैं। लेकिन जो उनका काम क्या था अलग अलग हो जाता है, इसलिए क्या है कि इसलिए वो थोड़ा हमें डिफरेंट दिखाई देते हैं। लेकिन अगर उनकी संरचना देखें, उनका मूल उद्भव देखें, तो वो क्या होता है, बिल्कुल एक जैसा होता है। तो ऐसे अंगों क्या कहते हैं, ऐसे अंगों को हम कहते हैं समजात अंग। जैसे कि समजात अंग के उदाहरण की बात करें तो देखिए जंतुओं में क्या हो जाता है, आपके जो हमारे हाथ होते हैं और पैर होते हैं इनमें भी जो है वो समजातता पाई जाती है। और इसके अलावा जो आपके चमगादड़, चमगादड़ के जो पंख होते हैं उनकी जो संरचना होती है लगभग हमारे हाथों की तरीके से होती है, लेकिन वो उनका प्रयोग उड़ने में करते हैं और हम अपने हाथों का प्रयोग नॉर्मल काम में करते हैं। तो इस तरीके से अगर हम इनकी संरचना देखें तो लगभग क्या होती है, एक जैसी होती है।
खाली फर्क होता है केवल उनके कार्य का। तो ये कह सकते हैं ऐसे हैं जिनकी मूल संरचना उद्भव समान हो लेकिन उनका कार्य अलग अलग हो, समजात अंग कहलाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नंबर 11 में हमारे पास देखिए न्यूमेरिकल दे रखा है। किसी परिपथ में 5 एम्पियर की धारा 1 घंटे के लिए प्रवाहित की जाती है तो आवेश की मात्रा की गणना कीजिए। क्या है, कोई विद्युत परिपथ है, उसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो कितनी दे रखी है, 5। यानी हमारी जो धारा होती है उसे हम डिनोट करते हैं आई से, और वो है हमारी कितनी, 5 एम्पियर। 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जा रही और हमारे पास समय दे रखा है 1 घंटा। और क्योंकि जब हम कैलकुलेशन करते हैं कूलाम में या किसी भी चीज के, तो यहाँ पे हमें जो समय होता है वो सेकेंड में चेंज होता है, तो इसको हम क्या करेंगे, सेकेंड में चेंज करेंगे। तो सेकेंड में चेंज करने के लिए 60 × 60 यानी कि 3600 सेकेंड। 1 घंटे में हमारे पास कितने, 3600 सेकेंड होते हैं। अब हमें कैलकुलेट करना है कि आवेश के मात्रा की गणना कीजिए। तो आवेश बराबर हम जानते हैं क्या होता है, आवेश बराबर होता है आपका धारा गुणे समय। क्या होता है, धारा गुणे समय। इंग्लिश में अगर हम देखते हैं तो Q बराबर I × T। ये होता है हमारे पास, Q निकालना है हमारे पास, I कितनी दे रखी थी हमारे पास, 5 एम्पियर, और T हमारे पास कितना था यहाँ पे, 60 × 60। तो यहाँ से ये हमारे पास निकल के आ जाएगा 18,000, और ये क्या आ जाएगा, ये आपका हो गया कूलाम। यहाँ से हमारे पास Q का मान निकल के आ गया इतना कूलाम। Q बराबर 18,000 कूलाम। अब हम बात करते हैं इसके बाद जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं लघु उत्तरी टाइप के प्रश्न। तो लघु उत्तरी टाइप के जो प्रश्न होते हैं यानी कि 2 नंबर के जो प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, ये 7 क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में। अब हर क्वेश्चन के लिए 2-2 मार्क्स रखे जाते हैं। तो देखिए आपके लघु उत्तरी में जो आपका पहला क्वेश्चन दे रखा है, इसमें देखिए आया वात्या भट्टी का सचित्र वर्णन कीजिए। इन भट्टियों के बारे में अगर आपने हमारा चैनल से पढ़ा होगा साइंस की क्लासेस, तो खुद मैंने ये आपको पढ़ाया था कि कौन सी भट्टी किस तरीके से बनती है, इनके बारे में बताया भी गया था। तो वात्या भट्टी जो होती है इसका उपयोग कहाँ में किया जाता है, प्रगलन में किया जाता है। क्या होता है वात्या भट्टी, देखते हैं किस तरीके से होती है वात्या भट्टी। प्रगलन क्या होता है, प्रगलन में क्या होता है, धातुओं को एक तरीके से हम हाई टेम्परेचर पर गर्म कर देते हैं। क्या करते हैं, धातुओं को हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं। तो चलिए देखते हैं, इस तरीके की हमारी होती है वात्या भट्टी। ये शेप रहता है उसका, यहाँ पे नीचे से निकलने के लिए धातुमल निकलता, पिघली हुई धातु। ये यहाँ से ऊपर की एक तरीके से कीप टाइप की होती है, और ऊपर से यहाँ से हम क्या निकालते हैं, यहाँ से हमारा जो है वो अयस्क डाला जाता है इसके अंदर। और इसमें जो अलग अलग पोर्शन होती है, जो बाहर की इसकी बॉडी होती है, जो होती है अग्निशा ईंटों की, अग्निशमक ईंट, इनकी बनी हुई इसकी बॉडी होती है। इसमें अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो ऊपर का टेम्परेचर लगभग 400 डिग्री होता है। थोड़ा नीचे बढ़ते हैं तो टेम्परेचर इसका जो हो जाता है बढ़ जाता है, 700 डिग्री हो जाता है, और नीचे आते हैं तो इसका टेम्परेचर लगभग 800 डिग्री हो जाता है। और सब जब सबसे नीचे आ जाते हैं लगभग यहाँ पे हमारे पास इसमें क्या होते हैं, जो एयर ट्यूबर लगे होते हैं दोनों साइड में, जिनसे क्या होती है भट्टी के अंदर एयर पहुंचाई जाती है। और यहाँ पे इसका जो टेम्परेचर होता है वो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। और यहाँ पे क्या होती है, जब इतना टेम्परेचर होता है तो जो भी धातु होती है वो पिघल जाती है, उसमें अशुद्धियां नीचे बैठ जाती है, जो धातु बल के रूप में बाहर निकल जाती है, और प्योर धातु यहाँ पर हमारी एक तरीके से मेल्टिंग अवस्था में बचती है। तो ये होती है आपकी वात्या भट्टी। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। आपका क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है कि डार्विनवाद को समझाइए। क्या होता है डार्विनवाद, देखिए इसके बारे में उन्होंने अपने 5 सिद्धांत दिए, कह सकते हैं कि 5 चीजों के बारे में उन्होंने बताया था। सबसे पहले उन्होंने बताया था जीवों के बारे में प्रचुर जनन दर। क्या होती है, हमारे जो भी वातावरण में जीव जंतु पाए जाते हैं उनमें क्या होती है, जनन करने की एक क्षमता होती है, प्रचुर क्षमता होती है जनन करने की, इस बात के बारे में बताया था। उसके अलावा दूसरा टॉपिक दे रखा है जीवन, दूसरा जो बताया था जीवन संघर्ष। मतलब आपके जो जीव होते हैं, जितने भी जीव जन्म लेते हैं वो सबके सारे के सारे जीवित नहीं रहते, मतलब उन्हें क्या करना होता है, जीवन जन्म लेने के बाद अपने वातावरण के साथ अपने आसपास की परिस्थितियों में संघर्ष करना पड़ता है।
और उस संघर्ष में जो जीव अपने आप को अनुकूलित कर लेता है वातावरण के हिसाब से, वो तो जीवित बचता है, लेकिन जो नहीं कर पाता अनुकूलित, वो जीवित नहीं बचता, वो मर जाता है। अब इसके बाद बात करें तीसरे पॉइंट की, विभिन्नताएं की विभिन्नताएं। तो इसके बारे में बताया था डार्विन ने कि जो भी जीव जंतु होते हैं एक ही प्रजाति के होने के बाद भी उनमें क्या होती है, आपस में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जैसे कि एक ही माता पिता की दो ट्विंस जो संतानें होती, उनमें भी विभिन्नताएं पाई जाती है। एक ही माता पिता के सारे बच्चे एक समान नहीं होते हैं, कोई किसी में कोई अलग अलग क्वालिटी अलग अलग तरीके से होती है। तो इस बारे में भी बताया। इसके बाद बताया प्राकृतिक वर्ण, यानी कि जो सेकंड स्टेप में बताया कि जीवन संघर्ष में बाद में जो प्राकृतिक वर्ण है, मानी प्रकृति उसका ही चयन करती है जो सर्वश्रेष्ठ होता है। मतलब जितने भी जीव जन्म लेते उनमें जो सर्वश्रेष्ठ होती प्रकृति उसी को उठा के आगे की पीढ़ी में आगे की तरफ ट्रांसफर करती है। हालांकि जो पिछड़े हुए थे उन्हें वही उनका धीरे धीरे अस्तित्व खत्म हो जाता है। और इसके बाद जाता है नंबर 5, नई जाति की उत्पत्ति। इसका मतलब क्या होता है, कोई भी जीव जन्म लेता है और जन्म के बाद जब उनमें संघर्ष होता है अपने जीवन को बढ़ाने के लिए, आपस में उनका जो संघर्ष होता है उसमें जो श्रेष्ठ होता है वो बचता है। और प्राकृतिक वर्ण में क्या होता है कि कोई भी जीव जब धीरे धीरे पर्यावरण के साथ अनुकूलित होता है तो वो अपने मूल जीव से थोड़ा सा भिन्न होता रहता है, और ये क्वालिटी धीरे धीरे बढ़ती रहती है। और काफी समय बाद एक हमें ऐसा जीव तैयार मिल जाता है जो अपने मूल जीव से पूर्णतः भिन्न होता है। तो ये हो जाता है आपका नई जीव की उत्पत्ति। अब हम बात करेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के लाभ तथा दोषों का उल्लेख कीजिए। ये देखिए, जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उसके बारे में हम बात करते हैं, उसके लाभ और दोष की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मेंडलीव की आवर्त सारणी थी क्या। मेंडलीव ने एक नियम दिया था क्या कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्तिक फलन होते हैं। और जो हमारा आधुनिक आवर्त सारणी है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें जो तत्वों का भौतिक व रासायनिक गुणधर्म था वो उनके परमाणु क्रमांकों के था। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को रखा गया था और उसमें कुछ कमियां निकल के आई थी। जिसे आपकी सबसे पहले कुछ कमियां और कुछ गुण। तो सबसे पहले गुण के बारे में चर्चा करके क्या था कि सही परमाणु भार ज्ञात करने में सहायक, यानी कि जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उसको तत्वों में क्रम में रखा गया था, इससे उनका जो सही परमाणु भार था वो ज्ञात करने में सहायता मिली। इसके बाद दूसरा पॉइंट है कि नए तत्वों की खोज तथा अनुसंधान में सहायक। मेंडलीव ने जब आवर्त सारणी बनाई थी तो सारे के सारे तत्व प्रेजेंट नहीं थे उस समय, शायद टोटल 63 एलिमेंट ही जो थे वो सबको पता थे। तो उसमें क्या किया, मेंडलीव ने जो तत्व खोजे नहीं गए थे उनके लिए भी जगह छोड़ रखी थी और उनके गुणों के बारे में पहले से ही बता दिया गया था। जब बाद में उन तत्वों को खोजा गया तो उनमें वही चीज पाई गई, तो अनुसंधान में सहायक मिली, नए तत्वों के खोज में भी सहायता मिली। और क्या है कि तत्वों के गुणों के अध्ययन में सुविधा। अगर हम पीरियोडिक टेबल के बारे में जानते हैं आवर्त सारणी में, तो हम क्या करते हैं, एक ही जैसे गुण वाले जो तत्व थे उनको एक ही समूह में रखा जाता है। इससे क्या जाता है, तत्वों का जो गुण है उसको हमें उनको जानने में काफी ज्यादा सहायता मिलती है। अब हम बात करते हैं दोष की। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक दोष सबसे पहला पाया गया था कि हाइड्रोजन का स्थान। मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो आपका हाइड्रोजन था उसको दो जगह पे रखा गया था, एक पहले ग्रुप में रखा गया था और दूसरा रखा गया था पहला ग्रुप में क्षार धातुओं के साथ रखा गया था और एक हेलोजेंस के साथ रखा गया था। क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है वो हेलोजेंस की भी लगभग सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करता है, तो हाइड्रोजन का जो स्थान था मेंडलीव की आवर्त सारणी में फिक्स नहीं था। एक ये दोष पाया गया। इसके बाद असमान तत्वों को एक साथ रखना। कुछ तत्वों को मेंडलीव की सारणी में एक साथ रख दिया गया था, जैसे कि आपका असमान तत्वों में Cu, Ag और Au, इनको क्या है एक साथ रखा गया, जबकि इनके गुण जो थे वो काफी अलग अलग थे। तो ये कुछ दोष थे जो मेंडलीव की आवर्त सारणी में पाए गए। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास दे रखा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य जाल को उदाहरण सहित समझाइए। क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य जाल को बताना है। तो खाद्य जाल क्या आता है, पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों की एक जो श्रृंखला होती है जो भोजन के आधार, मतलब उनको जीवों की एक सीरीज बनाते हैं जो भोजन के आधार पर एक दूसरे पर क्या संबंधित हो या एक दूसरे पर निर्भर हो, ऐसी श्रृंखला को हम कहते हैं खाद्य श्रृंखला। क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला। इसके बारे में भी अगर आपने हमारे चैनल से साइंस का पढ़ा है कंटेंट, तो वहां पर आपको इस चीज के बारे में बताया गया है बहुत अच्छे से। अब इसका हमें एक एग्जाम्पल लेना है। तो एग्जाम्पल में अगर हम देखते हैं कि बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं ऐसी हैं जो एक दूसरे से
कनेक्टेड है। तो एग्जाम्पल में देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं तालाब में, तो तालाब में क्या आता है, सबसे पहले आती पादप, पादप या शैवाल। शैवाल क्या होती है, ये होते हैं आपके उत्पादक। जो भी हरी चीजें, हरे पेड़ पौधे जो भी होते हैं, ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस से अपना खाना उतारते हैं। अब इसके ऊपर जो निर्भर करते हैं वो होते हैं आपके प्राथमिक उपभोक्ता। तो पादप का जो छोटे छोटे जंतु होते हैं, लघु जंतु, वो क्या करते हैं, पादप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और ये हो जाते हैं आपके क्या, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता या प्राथमिक उपभोक्ता। इसके बाद क्या होते हैं, इन जंतुओं का सेवन कौन करती है, छोटी मछली। छोटी मछली इनका सेवन करती है। तो ये हो जाती है आपकी द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता। और इसके बाद क्या होती है, इसके बाद आपकी आती है बड़ी मछली। इस छोटी मछली को क्या होता है, एक बड़ी मछली खा लेती है। तो इस तरीके से देखिए, ये कहीं ना कहीं खाद्य श्रृंखला में एक दूसरे पर निर्भर है। सबसे पहले पादप, फिर लघु जंतु, फिर छोटी मछली, फिर बड़ी मछली, फिर इसके बाद एक और आ जाती है इससे भी बड़ी मछली, बृहत मछली। जैसे कि हम समुद्र में कह लें आपकी व्हेल, तो वो मछली क्या करती है, इस बड़ी मछली को भी खा सकती है। तो इस तरीके से ये देखिए हमारा खाद्य श्रृंखला बन जाती है तालाबों में। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमारे क्वेश्चन में रखा क्वेश्चन नंबर 13। इसमें हमें यह दिए गए चित्र में ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध की गणना करनी है। देखिए फिजिक्स से आपके यहाँ पर देखिए 2 न्यूमेरिकल पूछे गए, दोनों आसान है काफी। अगर आपने ठीक से पढ़ा है, थोड़ा बहुत भी अगर फिजिक्स जानते हैं तो। ये हमारा चित्र दे रखा है, इसमें ये है एक टर्मिनल ए, ये है बी है। यहाँ पे 1 ओम का लगा है प्रतिरोध, ये आपका 2 ओम का लगा है, ये 3 ओम का लगा है, ये 4 ओम का लगा है और ये 5 ओम का। हमें ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध की गणना करनी है। तो इसमें देखिए हमारे पास क्या है, जो 2, 3 और 4, ये जो 3 प्रतिरोध है वो आपके काहे में है, वो तीनों आपके पास यहाँ पर बने हैं श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में तीनों प्रतिरोध है। तो अगर हम इसकी बात करें, इन तीनों की, अगर हम इसे क्या मान लें, ये R1, R2, R3, R4 और ये R5। तो अगर हम इसके तुल्य प्रतिरोध की बात करें, तो यहाँ से अगर हम, जब हम जानते हैं कि जो ओम्स के अनुसार वहां पे श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में 2 तरीके से प्रतिरोधों का संयोजन होता है। तो जब समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन होता है तो उनका तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला होता है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 और इस तरीके से डॉट। तो यहाँ से देखिए हमें R2, R3, R4 का निकालना है। तो हम R2, R3 और R4 कर लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ से 1/R क्या आ जाएगा, R2 है हमारा 2, ये है 3 और ये है 4। यहाँ से 1/R तीनों का एलसीएम ले लेंगे, 2, 3, 4। इन दोनों का एलसीएम तीनों का आ जाएगा हमारे पास 12, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे 3, यहाँ पे आ जाएगा 6, 4, 10, 3, 13/12। तो यहाँ पे अब क्या है, इन तीनों की जगह पे 13/12 ओम या फिर R बराबर क्या आ जाएगा, 12/13 ओम। ये एक तुल्य प्रतिरोध निकल के आ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, आपका जो ये R है, R1 और R5, ये तीनों क्या आ जाएंगे, श्रेणी क्रम में आ जाएंगे। तो अब यहाँ पे अगर हम तुल्य प्रतिरोध R' निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, R1 + R + R5। तो यहाँ से आ जाएगा आपका R1 कितना था, 1, ये था 12/13 और ये कितना था, 5। तो यहाँ से R' आपका निकल के आ जाएगा 13 तो +12, फिर 13 × 5 = 65/13। यहाँ से क्या आ जाएगा, 3, 2, 5, 5, 10 का 0, 6, 2, 7, 1, 8, 1, 9, 90/13 ओम। ये आपके पास यहाँ पे टर्मिनल ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध निकल के आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हमारे पास 2 बार क्वेश्चन बचे हैं आपके, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18।
तो चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है कि WBC एवं प्लेटलेट्स पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स यानी श्वेत रुधिर कणिकाएं। तो ये क्या आती है, जो आपकी WBC होती है ये साइड में जो होती है RBC से थोड़ी बड़ी होती है, और क्या आती है ये, तथा ये क्या केंद्रक युक्त कोशिकाएं होती है। मतलब ये ऐसी कोशिकाएं होती है जिनमें केंद्रक उपस्थित होता है या केंद्रक पाया जाता है। 1 घन मिलीमीटर में मनुष्य के रक्त में 1 घन मिलीमीटर में इनकी जो संख्या होती है वो 5000 से 9000 तक होती है, और उनका जो जीवन काल होता है वो कितना 1 से 4 दिन तक पाया जाता है। अब बात करते हैं प्लेटलेट्स की। तो ये क्या होती है, ये रुधिर कोशिकाएं होती है केंद्रक रहित एवं अनिश्चित आकार की होती है। क्या इनमें भी जो है केंद्रक वो पाया जाता है, और उनका लेकिन जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है। और मनुष्य के शरीर में जो इनकी संख्या होती है वो कितनी होती है 2 से लेके 5 करोड़ तक पाई जाती है, 2 से लेके 5 लाख तक होती है। और इनका जो मेन काम होता है वो क्षतिग्रस्त ऊतकों को सही करते हैं, यानी कि जो भी टिश्यू क्षतिग्रस्त हो जाते हैं उनको रिपेयर करने में इनका यूज किया जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है कि अस्थिभंग क्या होता है, अस्थिभंग के प्रकार का वर्णन कीजिए। देखिए अस्थिभंग आपको नाम से क्लियर हो रहा है कि अस्थि का भंग हो जाना या टूट जाना। तो अस्थिभंग क्या होता है, अस्थियों के टूटने को क्या कहते हैं, अस्थिभंग कहते हैं। इसके टाइप की बात करें तो ये साधारण अस्थिभंग, संयुक्त, जटिल, बहुखंड। साधारण अस्थिभंग में क्या होता है कि कोई भी शरीर की एक हड्डी टूट जाती है नॉर्मली। अगर संयुक्त अस्थिभंग की बात करें तो उसमें क्या होता है, हड्डी टूट जाती है और वो क्या होती है शरीर के ऊतकों को फाड़ के बाहर निकल के आती है, खाल से बाहर निकल के आ जाती है। जटिल टूट में क्या होता है, जो आपकी अस्थि होती है वो क्या हो जाती है, इसमें टूटी हड्डी जो मांस को तथा त्वचा को फाड़ कर बाहर आ जाती है, मांस को भी फाड़ के जो हड्डियां हैं वो बाहर आ जाती है। और बहुखंड में टूट में ये हो जाता है कि आपकी जो हड्डी होती है वो एक के बच्चा कई जगह से उसके कई टुकड़े हो जाते हैं। तो ये हो गया आपका अस्थिभंग और अस्थिभंग के प्रकार। तो उम्मीद करते हैं इस पेपर का जो सोल्यूशन का वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा। आपको मैक्सिमम क्वेश्चन सही होंगे इस पेपर में भी, और इतना टफ पेपर भी नहीं था कि आपका पेपर अच्छा ना हुआ। तो उम्मीद करते हैं अगर आपको जो भी हमने क्वेश्चन बताया उनका डिटेल बताया आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे आने वाले हर वीडियोस का अपडेट आपको टाइमली मिलता रहे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।